तो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज अपने सेकंड क्लास लेके आ रहे हैं। पीछे अपने ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक छोटी सी क्लास की थी जिसमें कुछ क्वेश्चन अपने क्लियर हुए थे। आज जो रेस्पिरेशन का थोड़ा बहुत जो पार्ट बचा है उसको आज पूरा करते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पहली क्लास में अपने ने क्या किया था। अपने ने ये पढ़ा था कि अपनी जो दोनों नासा गुहाओं को अलग करता है, नासा पट, फेरिंग्स के 3 पार्ट अपने ने पढ़े थे। अपना वॉइस बॉक्स अपने ने पढ़ा था कि एक मानव शरीर में वॉइस बॉक्स कौन सा होता है, तो लैरिंग्स अपने ने पढ़ा था। और पक्षियों के अंदर वॉइस बॉक्स सेरिंग्स अपने ने पढ़ा था। मतलब श्वसन अंग, श्वसन और ब्रीथिंग से संबंधित लगभग अपने ने सारी चीजें पढ़ ली थी, कवर कर ली थी। अब देखो आगे अपने अपने पास टॉपिक जो है वो है कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के अंदर टोटल कितने टाइप की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन के अंदर टोटल टाइप की प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, किस प्रकार से रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो अपने 2 प्रक्रियाएं यहां पर पढ़ेंगे। एक तो होता है इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन, और दूसरा जो होता है ना इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन, ठीक है। और इसके बाद में दूसरा जो अंतः श्वसन या इसका दूसरा नाम होता है इनहेलेशन, ठीक है ना, इनहेलेशन। और दूसरी अपनी प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन को कहा जाता है बाह्य श्वसन, ठीक है, बाह्य श्वसन। और इसको कहा जाता है एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। अब देखो ध्यान से क्या होता है इंस्पायरेशन और क्या होता है एक्सपायरेशन। देखो एक बार में जब ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखो नाम से अंतः श्वसन, अंतः का मतलब आंतरिक और श्वसन का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है ना। एक बार में जब ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, एक बार में जब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है, एक बार ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, ठीक है, अंदर जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, अंतः श्वसन कहा जाता है। और इसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है तो इसमें एक बार में CO2 है वो शरीर से क्या आती है, CO2 बाहर आती है, ठीक है ना, बाहर आती है। किससे बाहर आती है, मानव शरीर से। मानव शरीर से एक बार में जब CO2 बाहर आती है तो इसे बाह्य श्वसन या एक्सपायरेशन है वो अपने कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, एक बार में जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है, मतलब अपने नासा गुहा से लेकर जब अपने लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से ब्लड में जाती है, तो इसमें टोटल टाइम पीरियड लगता है, टोटल समय लगता है कितने सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है। और इसमें टोटल टाइम पीरियड लगता है कितने सेकंड, 3 सेकंड। मतलब जब ब्लड से पूरी की पूरी CO2 है ना वो बाहर आती है अपने, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर आती है, तो टोटल टाइम पीरियड लगता है कितना, 3 सेकंड। मतलब एक बार रेस्पिरेशन, एक बार ऑक्सीजन आपने अंदर ली और एक बार CO2 बॉडी से बाहर निकाली, तो इसमें टोटल टाइम लगता है कितना, 5 सेकंड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करते हो, ठीक है ना। तो एक बार रेस्पिरेशन में टाइम पीरियड कितना, 5 सेकंड, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो आपने रेस्पिरेशन किया कितनी बार, 12 बार। मतलब एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो 12 से कितनी बार करता है, 16 बार, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभार बच्चों की भी पूछ ली जाती है कि बच्चे हैं वो एक मिनट में कितनी बार श्वसन करते हैं, तो वो कम से कम 44 बार करते हैं, ठीक है। इसका मेन रीजन ये है कि उसकी ब्रोंकाई इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ब्रोंक्यूल्स नहीं होती हैं, कुपिकाई नहीं होती है, लंग्स नहीं होता है, ठीक है, या उसके अंदर जो एंडोथेलियम या बहुत से ऐसे रीजन होते हैं बच्चे और वयस्क के अंदर जिसके कारण उसकी रेस्पिरेटरी रेट है वो बच्चे के अंदर ज्यादा होती है और एक वयस्क के अंदर कम होती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में इंस्पायरेशन में अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब किस प्रकार से अपने इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इंस्पायरेशन में अपने जैसे देखो, इंस्पायरेशन करके देख सकते हैं अपने इस प्रकार से, जब इस प्रकार से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है, ठीक है, तो डायाफ्राम जो है ना वो पहले अपने मान लीजिए इस प्रकार से था, वो थोड़ा सा चपटा हो जाता है और ऊपर की ओर खिसक जाता है, ठीक है। जब डायाफ्राम ऊपर की ओर खिसकता है तो अपनी जो पसलियां हैं, अपनी जो ये स्टर्नम है, ये थोड़ी सी क्या खिसक जाती है, आगे खिसक जाती है, ठीक है। और जिसके कारण जो अपना वक्ष गुहा का आयतन, ये जो गुहा है ना अपनी पूरी की पूरी, इसका आयतन बढ़ जाता है। अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम और बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, जिससे विसरण की क्रिया होती है। ऑक्सीजन अपने वातावरण से कहां पर आती है, मनुष्य शरीर के अंदर। मतलब जब अपने करके देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि ये वक्ष गुहा थी, ठीक है, इस वक्ष गुहा में जब इंस्पायरेशन करते हैं, इस प्रकार से इंस्पायरेशन किया जाता है तो डायाफ्राम कहां पर खिसक जाता है, ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे डायाफ्राम ऊपर की ओर खिसका, मान लीजिए ये डायाफ्राम था, ये ऊपर की ओर खिसक जाता है। जैसे डायाफ्राम ऊपर की ओर खिसका तो अपनी ये जो स्टर्नम है, ठीक है ना,
इस प्रकार से करेंगे तो स्टर्नम थोड़ी सी क्या निकल आती है बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टर्नम है, ठीक है ना, स्टर्नम हड्डी है यहाँ पर एक छोटी सी स्टर्नम, और दूसरी बात अपनी पसलियां ये थोड़ी सी बाहर आ जाती है, और बाहर आने के कारण क्या होता है कि ये जो अंदर है ना, अंदर ये जो आपको वक्ष गुहा दिख रही है, इस वक्ष गुहा का आयतन जो है, ठीक है ना, आयतन जो है ना वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम और बाहर वातावरण में ऑक्सीजन का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया से बाहर से ऑक्सीजन कहां पर आती है, वक्ष गुहा के अंदर आती है। तो इसमें ये 3 प्रोसेस होती है, किसके अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर। अब देखो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जितनी भी प्रोसेस अपने ने किया, जैसे इस प्रकार से अपने ने किया था, डायाफ्राम थोड़ा सा ऊपर खिसक गया, अब धीरे 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 जैसे जैसे सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम नीचे खिसक जाएगा, जो स्टर्नम और पसलियां आगे की ओर निकली थी वो वापस अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगी। आगे भाषण में तो ये होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब देखो, अब अपने एक छोटा सा वक्शीय पिंजरा बनता है, ठीक है ना, वक्शीय पिंजरा किस प्रकार से बनेगा वक्शीय पिंजरा, देखो ध्यान से। वक्शीय पिंजरे में अगर देखें हमने इस पूरे पार्ट के अंदर, इस पूरे पार्ट में सबसे नीचे की ओर यहाँ पर होता है अपना डायाफ्राम। आगे बात समझे, डायाफ्राम में यहाँ पर होती है अपनी ये जो दोनों हड्डी है जिसको कॉलर बोन कहा जाता है, ये होती है क्लेविकल। आगे बात समझे, वैसे पक्षियों में इसे कुछ लोग विश बोन या महिलाओं में इसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम, ये दोनों क्लेविकल, इसके बाद में पीछे की ओर अपने वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी, आगे की ओर स्टर्नम, और इसके बाद में ये पूरा का पूरा 24 की 24 रिब्स, 12 इधर और 12 इधर, ये मिलकर एक वक्शीय पिंजरा बनाती है। दोबारा देखो कि अपने पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पर डायाफ्राम में यहाँ पर अपनी क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल के बाद में यहाँ पर अपनी एक छोटी सी हड्डी जिसका नाम स्टर्नम से 12 रिब्स इधर जुड़ी है, 12 रिब्स इधर जुड़ी है, ये पीछे पूरी की पूरी इस प्रकार से घूमकर पीछे जुड़ जाती है, किससे, वर्टिबल कॉलम से। तो ये बनाती है अपना क्या, वक्शीय पिंजरा। मतलब सीधी सी बात यही है कि पीछे की ओर, ठीक है ना, पीछे की ओर मिलेगी अपनी क्या मिलेगी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी, और पार्श्व स्थिति में मिलेगी अपनी पसलियां, ठीक है। और इसके बाद में आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर अपनी क्या मिलेगी, स्टर्नम, और स्टर्नम के साथ में जुड़ी क्या मिलेगी, पसलियां, ठीक है। और इसके बाद में अपने नीचे की ओर जो होगा ना, और वो क्या होगा, डायाफ्राम, और इसके बाद में ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर क्या होगी अपनी क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल, या इसे क्या कहा जाता है, कॉलर बोन कहा जाता है। ये मिलकर एक क्या बनाती है, वक्शीय पिंजरा बनाती है, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में आगे अपने टॉपिक है कि इसके अंदर अपने जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें कुछ एक वैल्यू पूछ ली जाती है कि किस प्रकार से एक बार में जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं कितनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक बार में जब CO2 बाहर निकालते हैं कितनी CO2 बाहर निकालते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब 1 मिनट में आप कितनी ऑक्सीजन फोर्सफुली अंदर ले सकते हो, कितनी ऑक्सीजन नॉर्मल अंदर ले सकते हो, कितनी CO2 नॉर्मल बाहर निकाल सकते हो, कितनी फोर्सफुली CO2 है वो बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये कुछ एक वैल्यू पूछ ली जाती है, जिसमें आपको 2-3 वैल्यू तो ठीक पढ़नी है, ठीक है ना। पहले का नाम होता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना, टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को कहा जाता है ज्वारीय आयतन, ठीक है ना। कौन सा आयतन, ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या होता है, देखो ध्यान से, ज्वारीय आयतन होता है कि एक बार में, ठीक है ना, एक बार में सामान्य ऑक्सीजन, ठीक है ना, सामान्य ऑक्सीजन और सामान्य CO2, ठीक है, सामान्य ऑक्सीजन को बॉडी से क्या करना, बॉडी को अंदर लेना, ठीक है ना, और इसके बाद में सामान्य CO2 को बॉडी से क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है, बाहर निकालना। ये जो दोनों की दोनों क्रियाएं है ना, ये क्या रहती है, ये कौन से आयतन के अंतर्गत आती है, ज्वारीय आयतन, ठीक है ना। टीवी की सीधी वैल्यू पूछी जाती है भैया कि इसका मान कितना होता है, तो मान होता है इसका याद रखना कितना, 500 ml, और 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे कितना लीटर आ जाएगा, 0.5 लीटर, ठीक है ना। मतलब 0.5 लीटर ऑक्सीजन आप एक बार में अंदर लेते हो और 0.5 लीटर CO2 आप क्या निकाल देते हो, बाहर निकाल देते हो। ये होती है टीवी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में होती है, इसके बाद में एक वैल्यू और पूछ ली जाती है, आरवी, और आरवी की फुल फॉर्म होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो ध्यान से, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है कि रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बार में आपने CO2 वो आपने पूरी फोर्सफुली और नॉर्मल CO2 बॉडी के अंदर भर ली,
ठीक है। और पूरी फोर्सफुली और नॉर्मल CO2 को बॉडी के अंदर बढ़ने के बाद में जब आप CO2 बाहर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, आपने नॉर्मल CO2 को बॉडी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में भी आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, जो CO2 की क्वांटिटी रह जाती है उसे क्या कहा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, या गैसेस की जो क्वांटिटी रह जाती है उसे क्या कहा जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब इसकी जो मान होता है ना वो कितना होता है, 1200 ml फिक्स होता है। और यही क्वेश्चन आपके थोड़ा सा अगर हाई लेवल पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कि फोर्सफुली CO2 को बाहर निकालने के बाद में भी अपने लंग्स के अंदर बची हुई गैसेज की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका मान कितना होता है, 1200 ml, ठीक है। इसके बाद में पूछी जाती है TLC, ठीक है ना। TLC की फुल फॉर्म होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है ना, टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब कि आपका जो लंग्स है ना, आपका लंग्स वो कितनी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भर सकता है, कितनी CO2 को बॉडी से बाहर निकाल सकता है, वो होती है TLC। एक बात याद रखना कि TLC अगर रेस्पिरेशन की आपको दी होगी ना तो वो हमेशा ml में दी होती है, ml में या किस में दी होती है, लीटर में दी है, ठीक है ना। 2 TLC होती है भैया, ध्यान रखना। एक तो TLC होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो आपको किस में दी है, ml या किस में दी होती है, लीटर में। और दूसरी TLC होती है जो आपको mm³ में मिलती है। और ये जो TLC होती है ना, ये होती है सर्कुलेशन की TLC, ठीक है ना। सर्कुलेशन मतलब आपके प्री संचरण की TLC, और ये आपको रिप्रेजेंट करती है किसको, WBC की मात्रा को, ठीक है ना। वैसे वैल्यू तो लगभग दोनों की एक ही होती है। जैसे अगर इसके ऊपर अपने देखें तो ये होती है 5000 से 6000 ml, ठीक है ना, या अगर लीटर में देखें तो 5 से कितनी, 6 लीटर, ठीक है। और इस TLC का मान होता है लगभग कितना, 6000 से 8000 आपको मिलेगा पर mm³ लिखा हुआ, ठीक है। आप कभी भी CBC रिपोर्ट में आप इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल लंग्स जो कैपेसिटी होती है ना वो कितनी होती है, 5000 से कितनी हो सकती है, 6000 ml, ठीक है ना। 5000 से 6000 ml या 5 लीटर से कितनी, 6 लीटर, ठीक है। 1 मिनट की बात की जा रही है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो आगे है कि ये तो अगले नॉर्मल टॉपिक, यहां तक अपने श्वसन अंग से रिलेटेड। आगे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, आगे टॉपिक है रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, इसको हिंदी में कहा जाता है गैसों का परिवहन, ठीक है ना, गैसों का परिवहन। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि आप कौन सी गैसें श्वसन के दौरान मानव शरीर के अंदर लेते हो, तो मानव शरीर के अंदर पूरी गैसेज का सॉल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। पूरी गैसेज का सॉल्यूशन कैसे, जैसे मानना क्या है, देखो ध्यान से, कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर 78% तो क्या है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन, और इसके बाद में 0.03 या 4% के करीबन क्या है, CO2। बाकी और बची हुई सारी की सारी क्या आ जाती है, गैसेज आ जाती है। तो पूरी गैसेज का आप सॉल्यूशन है वो हमेशा बॉडी के अंदर लेते हो। तो यहाँ पर अपने 2 गैसों का परिवहन मुख्यतः पढ़ना है। एक तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है ना। एक तो ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी कौन सी है, CO2 का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों अपने को पढ़नी है। देखो सबसे पहले अपने टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, जब ऑक्सीजन नासा दुआ से लंग्स में आ जाती है और लंग्स से अपने ब्लड में चली जाती है, ठीक है, कोशिका के थ्रू, तो ऑक्सीजन का परिवहन है वो 2 तरीके से होता है। इसका 97% जो परिवहन है ना वो आपका कौन करता है, ब्लड करता है। अब आपसे ये पूछ ले ब्लड में कौन करता है, ब्लड में RBC करती है भैया, ठीक है। और RBC में कौन करता है, HB का मतलब यहाँ पर कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में भी आपसे पूछ ले कि कौन करता है, तो हिम करता है, ठीक है। हिम में भी, हिम यहाँ पर क्या है, वर्णक, ठीक है ना, और ग्लोबिन यहाँ पर क्या, एक टाइप की प्रोटीन। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। हिम वर्णक करता है। हिम में भी आपसे पूछ ले कौन करता है, Fe+3 करता है। Fe+3 का मतलब होता है फेरस, ठीक है, फेरस। अब देखो ध्यान से, Fe+3 में क्या होता है कि एक Fe के साथ हमेशा कितने ऑक्सीजन के अणु जुड़ते हैं, 4 जुड़ते हैं। इस प्रकार से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं और यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो जाता है, और इस रिंग को कहा जाता है पोरफायरिन रिंग, ठीक है ना, पोरफायरिन वलय जिसको कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो ध्यान से, होता क्या है क्वेश्चन ये आएगा कि ऑक्सीजन एक बार जब अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बार में ऑक्सीजन जब अंदर लेती है तो कितनी % ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। देखो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21%। आगे बात समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर माना जाता है लगभग 20% ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर ली जाती है, मतलब लगभग
19 पॉइंट, अगर फिक्स वैल्यू आप देखो ना तो 19.7% ऑक्सीजन है वो एक बार में अपने मानव शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये तो भी अंदर लेने की बात की, कितनी परसेंट ऑक्सीजन है वो अंदर ली जाती है, ठीक है ना, अंदर ली जाती है। अब क्या होगा कि मनुष्य शरीर के कितने काम में आती है, ठीक है ना, कितनी काम में आती है, तो मनुष्य शरीर के लगभग काम आती है ऑक्सीजन कितनी, 4%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्य शरीर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है वो काम आती है, तो 4% ऑक्सीजन काम आती है। और 4% में देख लीजिए, यहां से 4% माइनस कर दीजिए, लगभग 15.3, ठीक है ना, या 16% जो ऑक्सीजन है ना वो बॉडी से वापस क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है, बाहर निकाली जाती है, ठीक है। 20% ऑक्सीजन बॉडी के काम में ली जाती है और इसके बाद में लगभग 20% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और 16% ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब बॉडी के कितने काम आती है, 4% ऑक्सीजन ही हमेशा काम आती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब आप रेस्पिरेशन करते हो ना तो हमेशा एक Fe मॉलिक्यूल एक ही ऑक्सीजन कोशिका को देता है, याद रखना, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे भागा दौड़, खेल कूद, कोई भी व्यायाम आप कर रहे हो, तो दूसरी ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं करेगा। आगे बात सुनिए, 2 से ज्यादा नहीं करेगा। अब क्या होगा, देखो ध्यान से कि ये जो यहाँ पर आरबीसी इस हीमोग्लोबिन के साथ में और फेरस मॉलिक्यूल के साथ में, वैसे तो अगर अपने देखें कि हीमोग्लोबिन की अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो ना, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, नॉर्मल संरचना की बात की जाए ब्लड के अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो इसका जो कलर होता है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर का कलर ये होता है बैंगनी कलर का, ठीक है ना, बैंगनी रंग का। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, मैं यहां से थोड़ा सा इसको रख कर देता हूं, देखो ध्यान से, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो इसको कहा जाएगा अब कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रुधिर इसको कहा जाएगा। और इस हीमोग्लोबिन को जुड़ने के बाद में अब इसको प्योर ब्लड माना जाता है, ठीक है ना, और इसको अब कहा जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अगर आप कलर देखो ना तो ये भैया डार्क रेड होता है, ठीक है ना, डार्क रेड। सबसे पहले ये अपनी एरोटा या महाधमनी के अंदर दिखाई देता है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है, तो 97% कौन करता है, ब्लड करता है। वैसे तो पूरा 100 का 100 ब्लड ही करता है, ठीक है ना, मतलब 97% तो आपकी आरबीसी, और इसमें कितना बच गया, 3% बच गया। 3% वो आपकी डिजोल्व स्टेट में होता है, मतलब घुलित अवस्था में, और वो करती कौन है, प्लाज्मा करती है। आगे बात समझे, तो क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी करती है, ठीक है। आरबीसी के अंदर कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा भाग, हिम के अंदर कौन सी धातु, फेरस। और फेरस कितने ऑक्सीजन जुड़ती है, 4 जुड़ती है इस रिंग को, 4 फायरिंग रिंग, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में 20% आप ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हो और 16% बाहर निकाल देते हो, मतलब बॉडी की कितने परसेंट काम आती है, हमेशा 4% ही काम आती है। अब देखो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आप देखो कलर होता है बैंगनी, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो कलर हो जाता है भैया डार्क रेड, और इस डार्क रेड को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो सीबीसी रिपोर्ट में एक आप छोटी सी वैल्यू याद रखना कि पर 100 ml ब्लड में, ठीक है ना, पर 100 ml ब्लड में आपकी ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से कितना, 16 ग्राम, ठीक है ना, 12 से 16 ग्राम होता है। अब देखो एक वैल्यू अगर आप थोड़ा सा और याद रखो तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। 1 ग्राम इतना करता है तो 100 ग्राम में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम होता है। तो देखो 12 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ना, 12 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो लगभग कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, 20% ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आगे देखो अब टॉपिक, अब आगे टॉपिक है CO2 का परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ठीक है ना। CO2 का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है ना तो वो भैया 3 तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। एक तो CO2 है ना वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा CO2 है वो वाटर के साथ जुड़ जाती है, एक बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण करती है। तीसरा CO2 हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन के नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाती है, जिससे के कारण कार्बामेमाइनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और उसमें लगभग 23% के करीबन CO2 का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखो ध्यान से किस प्रकार से, तीन प्रकार से होता है। एक तो पहला घुलित अवस्था में, ठीक है ना, घुलित
अवस्था में, और गुणित अवस्था में जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो कितने परसेंट होता है, 7%। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है कौन सा आयन, बाई कार्बोनेट आयन। ठीक है, बाई कार्बोनेट आयन याद रखना क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बाई कार्बोनेट आयन, और इसका सूत्र होता है H2CO3, मतलब H2O के साथ CO2 जुड़ गई है, और इसमें सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 70%। यही क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, बाई कार्बोनेट आयन करता है, कितने परसेंट, 70%। अब इसके बाद में तीसरा आता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन आयन, और ये करता है कितने परसेंट, 23%। ठीक है, अब देखो इन तीनों तरीकों से आता है। अब इन तीनों में से बाई कार्बोनेट आयन में आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है छोटा सा, कि आपकी आरबीसी होती है, ठीक है ना, आरबीसी होती है, इस आरबीसी के सरफेस पर इस प्रकार से एक एंजाइम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं भैया। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 12th बेस की सीईटी के ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी, कि ये जो छोटे छोटे एंजाइम के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इनका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं बना तो आपके CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी बॉडी से नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो कभी कभार क्या होता है कि जैसे बंद अंधेरे कमरे में अपने कई बार जैसे सिगड़ी जला के छोड़ दिया, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और जैसे कमरा गर्म होने के लिए बहुत कुछ मतलब जलाया जाता है, अपने तो यहाँ पर नहीं लेकिन उधर जम्मू कश्मीर की साइड में देखें तो बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जब सिगड़ी जलाई जाती है ना तो सिगड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी मतलब बंधुता है ना वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लगभग 250 गुना ज्यादा होती है। याद रखना ये बात है, ठीक है ना, कि एफिनिटी अगर अपने देखें, एफिनिटी का मतलब होता है बंधुता। ठीक है, बंधुता अगर अपने देखें तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जुड़ती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन से, और अगर एक बार ये हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो स्थायी उत्पाद बन जाता है। ठीक है ना, और इसको कहा जाता है कार्ब 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 मेथेमोग्लोबिन। ठीक है ना, कार्ब मेथेमोग्लोबिन इसको कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, और एक बार कार्ब मेथेमोग्लोबिन बन गया तो ये बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। धीरे धीरे पूरी आरबीसी के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, धीरे धीरे आदमी है वो अचेत स्थिति में आ जाएगा, अचेत से कोमा, और कोमा से कभी कभार क्या हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और आदमी को अगर समझ में नहीं आया तो कई बार इसकी डेथ भी हो जाती है इस कंडीशन में। ठीक है ना, तो ये होता है। आगे देखो इसके बाद में, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो एक ग्राफ बनता है इस प्रकार से। ठीक है, एक ग्राफ बनता है, वो इन दोनों की सांद्रता के साथ में बनता है, इस प्रकार से ग्राफ बनता है छोटा सा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र का आकार। ठीक है ना, आकार, तो ये जो आकार होता है ना ऑक्सीजन वियोजन वक्र का आकार, ये होता है सिग्मोइड। ठीक है ना, सिग्मोइड आकार का होता है, याद रखना। एस शेप इसको बोला जाता है, एस शेप इसको कहा जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखो इसके बाद में आगे है अपने टॉपिक, इसी में मैं लिख देता हूं कि श्वसन क्रिया को नियंत्रण कौन करता है। ठीक है ना, तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण अपने माइंड के 3 भाग होते हैं। एक तो फोर ब्रेन मतलब अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, एक तो पोन्स और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा में एक सेंटर होता है जिसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर 10वीं बेस के ऊपर अगर आप देखो तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण अपने माइंड में एक पार्ट करता है जिसका नाम क्या होता है, पोन्स। ठीक है ना, अगर आप 11th बेस की एनसीईआरटी में देखो तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, श्वसन लय केंद्र कौन सा है, तो ये श्वसन लय केंद्र होता है आपके कहां पर, मेडुला ओब्लांगेटा में। ठीक है ना, श्वसन लय केंद्र होता है मेडुला ओब्लांगेटा में, याद रखना ये बात। ठीक है, और पोन्स के अंदर होता है स्विच ऑफ पॉइंट। ठीक है ना, स्विच ऑफ पॉइंट, और इसको कौन सा सेंटर कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, याद रखना।
कौन सा सेंटर? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, स्विच ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, मतलब पोन्स के अंदर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जिसको स्विच ऑफ पॉइंट कहा जाता है। ये दोनों जो है ना वो श्वसन की क्रिया का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। अब देखो और श्वसन की क्रिया में अपने कौन कौन से पार्ट हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो कि श्वसन की क्रिया में अपने दोहरा निषेचन चलता है मनुष्य शरीर के अंदर, ठीक है, दोहरा निषेचन चलता है। जैसे एक तो ये फेफड़ा हो गया दायां वाला, दूसरा कौन सा हो गया? एक तो बायां और दूसरा कौन सा? दायां। अब देखो ये मान लीजिए फेफड़ा है, ठीक है, ये यहाँ पर अपना हार्ट है, ठीक है, हार्ट में यहाँ पर टोटल चैम्बर कितनी है? 4, और ये मान लीजिए यहाँ पर अपनी नॉर्मल क्या है? ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। देखो ध्यान कि पूरी बॉडी से यहां से ब्लड उठने के बाद में किस में डाल दिया जाएगा? हार्ट के इस चैम्बर में, इस कक्ष में डाल दिया जाएगा जिसका नाम होता है दायां आलिंद, ठीक है। और दाएं आलिंद से कहां पर आ जाएगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से किसके पास चला जाएगा? ये लंग्स के पास चला जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। और इस प्रकार से चला जाएगा तो इसके बाद में आ जाएगा बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहां पर चला जाएगा? वापस पूरी की पूरी बॉडी में। तो ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, इसको क्या कहा जाता है? महाशिरा। महाशिरा के बाद में इसको क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है ना। एकमात्र शरीर की ऐसी धमनी जिसके अंदर कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। इसके बाद में फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है ना, एकमात्र शरीर की ऐसी शिरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। और इसके बाद में इसका नाम क्या है? महाधमनी, ठीक है ना, जिसको एरोटा कहा जाता है। अब देखो ध्यान से, इसमें यह पूछा जाता है कि आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। याद रखना 104 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है ना, 104 mm ऑफ Hg होता है। और इसके बाद में PCO2 का पूछ लिया जाता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये होता है कितना? ये होता है 40 mm ऑफ Hg। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर अब होगा क्या, सुनो मेरी बात, यहाँ पर मैं आपको 2-3 टॉपिक करवा दूंगा। देखो ये तो हो गया ऑक्सीजन का प्रेशर, ये किसका हो गया? CO2 का प्रेशर। आगे बात सुनने। अब देखो